वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सिराज बात कर रही हूँ। आज मैं आपको एक और कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास लेके चलती हूँ, तो चलिए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? जैसा कि इमिग्रेशन के सिलसिले में मैं पहले भी 3-4 वीडियोस बना चुकी हूँ और मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने उन वीडियोस को बहुत सराहा और काफ़ी लोगों को हेल्प मिली है। और हमारी कोशिश ये है, हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हेल्प मिले, राइट? तो मैं आज की जो वीडियो है वो हमारी एक और एक्सपर्ट के साथ मैं बना रही हूँ आज वीडियो। इससे पहले मैं आयशा रऊफ के साथ मैंने 3-4 वीडियोस बनाई थी और आज हम रूबी मलिक से बात करते हैं और इनसे जानते हैं इमिग्रेशन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिराज। आप पहले कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो आप अपना तारुफ कराएं कि आपका नाम और आप क्या करते हैं यहाँ पर। जी, मेरा नाम रूबी मलिक है और मैं एडमिंटन अल्बर्टा में हूँ, कनाडा में। और सनोरा इमिग्रेशन सर्विसेज इंक के नाम से मेरी कंपनी है। जैसे कि आपको पता होगा कि लाइसेंस प्रोफेशन है ये इमिग्रेशन कंसल्टेंसी कनाडा में। तो मैं रजिस्टर्ड RCIC हूँ और लाइसेंस मैंने मई 2021 में लिया और उसके बाद से काम कर रही हूँ। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस फील्ड के बारे में। थैंक यू सो मच रूबी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है कनाडा में वर्क परमिट पे आप कैसे आ सकते हो, यानी कि किस तरीके से आप कनाडा वर्क वीज़ा पे आ सकते हो। तो उस पर हम रूबी मलिक से बात करेंगे, तो वो जानते हैं कि वो हमें क्या एडवाइस करती हैं। तो रूबी, सबसे पहले मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि वर्क परमिट के लिए कौन अहल है, यानी कि उसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? जी शुक्रिया सिराज। सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि वर्क परमिट टेम्परेरी परमिट्स में आता है। ये बाय एनी चांस PR या परमानेंट रेजिडेंसी में नहीं आता, क्योंकि अक्सर जब लोग कॉल करते हैं आउटसाइड ऑफ कनाडा से तो पूछते हैं कि हमें वर्क परमिट मिल रहा है, ये PR है या नहीं। तो सबको पहले क्लैरिफाई करने के लिए कि ये टेम्परेरी रेजिडेंसी में आता है। एक मखसूस मुद्दत के लिए वर्क परमिट्स दिए जाते हैं और 2 तरह के वर्क परमिट्स होते हैं, वो हम आगे जाके उस पे और ज़्यादा बात करेंगे। और एलिजिबिलिटी का वर्क परमिट के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है। डिपेंड करता है कि आप स्किल वाले किसी नॉक कोड, नेशनल ऑक्यूपेशनल कोड में आ रहे हैं या आप सेमी स्किल्ड में या किस में। लेकिन मेनली आपको ऑफ कोर्स आइल्स चाहिए होगा और आपको एम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री की सारी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहे हैं। तो दैट वुड बी द मेन थिंग कि आपने किस चीज़ में एम्प्लॉयमेंट की और कितना एक्सपीरियंस आपका है, वो आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स। और उसके अलावा आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उसके डॉक्यूमेंट्स। सो दीज आर द बेसिक वंस जो कि आपको वर्क परमिट के लिए चाहिए होंगे। अब आप किस कैटेगरी में कर रहे हैं, किसी के आपके स्पाउस ऑलरेडी PR हैं तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क परमिट के लिए आप ओपन के लिए अप्लाई करेंगे या दूसरे के लिए। सो स्पेसिफिसिटीज डिफरेंट होती जाती हैं कौन से आप वर्क परमिट के लिए कर रहे हैं, जॉब ऑफर की ऊपर कर रहे हैं या वैसे। जो यूजुअली हम कहते हैं वर्क परमिट, वो लोग जॉब स्पेसिफिक अप्लाई करते हैं। इनसाइड ऑफ कनाडा से भी हो सकता है और आउटसाइड ऑफ कनाडा से। अच्छा, दोनों जगह से कर सकती हैं। जी, तो इनसाइड ऑफ कनाडा डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी और आउटसाइड ऑफ कनाडा से डिफरेंट, और प्रोसेसिंग टाइम्स भी डिफरेंट होंगे। ओके, थैंक यू रूबी। और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या ज़रूरत होती है वर्क परमिट के लिए? जी, वर्क परमिट के लिए जो मैंने बताया कि आप डिपेंड करता है कि आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा। इसका प्रोसेस एक्चुअली 2 तरीके से हो सकता है। आपने LMIA का वर्ड शायद सुना हो, जो कि लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट है। उसमें क्या होता है कि कनाडा में क्योंकि लेबर शॉर्टेजेस हैं, अक्सर फील्ड्स में मुलाजमीन वर्कर्स नहीं मिल रहे। तो सबसे पहले तो कनेडियन एम्प्लॉयर्स और कंपनीज की पूरी कोशिश होती है कि वो कनेडियंस को परमानेंट रेजिडेंसी वाले या सिटीजन्स को हायर करें, उनको जॉब दें। जी बिल्कुल। अगर वो किसी वजह से अपने राइट
वैकेंसी के लिए, जॉब के लिए नहीं ढूंढ पाते राइट वर्कर, क्योंकि लेबर शॉर्टेजेस हैं, तो फिर उनको एक प्रोसेस जिसका नाम है कि LMIA एक्वायर करना पड़ता है, वो थ्रू अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के थ्रू नहीं है, वो है ESTC विच इज़ ऑल्सो अ फेडरल डिपार्टमेंट। तो उसके थ्रू कंपनीज कैनेडियन जो हैं या एम्प्लॉयर्स अप्लाई करते हैं ESDC को कि हमें अपने इस वैकेंसी सच एंड सच स्पेसिफिक वैकेंसी के लिए बंदा कैनेडियन सिटीजन या PR नहीं मिल रहा और हम फॉरेन वर्कर हायर करना चाहते हैं। सो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर TFW के लिए वो केस प्रेजेंट करते हैं। उसके लिए उनको कुछ रिक्वायरमेंट्स मीट करना पड़ती हैं कि वो उन्होंने सफिशेंटली एडवर्टाइज किया मार्केट में, बंदे हायर करने की कोशिश की या नहीं, ये सारे प्रूफ उनको देने पड़ेंगे। उनको कम से कम 3 डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स में जॉब एड दे के एटलीस्ट 30 डेज और बियॉन्ड एडवर्टाइज करना होगा कि उन्होंने वाकई लेजिटिमेटली कोशिश की है कैनेडियंस को हायर करने की। जब वो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन के बाद केस प्रेजेंट करते हैं ESDC को कि हमें फिर भी कोई वर्कर नहीं मिला और हमें बाहर से TFW हायर करने की, टेम्परेरी फॉरेन वर्कर हायर करने की इजाज़त दें, तो उनको एक लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट मिल जाती है पॉजिटिव LMIA, मीनिंग कि दे हैव बीन गिवन परमिशन कि आप वाकई एलिजिबल हैं बाहर से वर्कर हायर करने के। तो अब उनके पास 2 चॉइसेस हो सकती हैं। कुछ लोग ऑलरेडी कनाडा में किसी और स्टेटस पे अगर हों तो वो भी LMIA के अगेंस्ट जो जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उस पे वो अप्लाई कर सकते हैं वर्क परमिट के लिए। और यहाँ ये हो सकता है कि जो एम्प्लॉयर है वो आउटसाइड ऑफ कनाडा से वो वर्कर भी लेकर आ जाए उस स्पेसिफिक LMIA के अगेंस्ट उस जॉब वैकेंसी के लिए। सो दैट्स हाउ जनरली द प्रोसेस वर्क्स। और फर्दर जैसे हम बात करेंगे तो ओपन वर्क परमिट और क्लोज वर्क परमिट में क्या फ़र्क है, दैट्स अनदर थिंग वी कैन डिस्कस। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन है, क्या वर्क परमिट भी डिफरेंट टाइप की होती है या सेम होती है? जी बिल्कुल, दैट्स एग्जैक्टली द सेगवे कि एक तो ओपन वर्क परमिट होता है जो कि जॉब स्पेसिफिक नहीं होता, एम्प्लॉयर स्पेसिफिक नहीं होता, कि उसका मतलब है कि आपको वर्क परमिट मिल गया है एंड देन आप कहीं भी एलिजिबल जॉब ढूंढ के अपने वर्क परमिट की सारी जो क्लॉजेस हैं उसको वे करते हुए काम कर सकते हैं। और जितनी ड्यूरेशन का आपका वर्क परमिट होगा, जो कि यूजुअली 2 साल का इशू किया जाता है, उसके दौरान यू आर एलिजिबल कि आप एक एम्प्लॉयर के पास अच्छा नहीं है, दूसरे के पास जाना चाहते हैं, यू आर एबल टू चेंज जॉब्स। जिसको ओपन वर्क परमिट कहते हैं। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए हुए हैं उनके स्पाउसेस को ओपन वर्क परमिट मिल जाता है। जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए करते हैं अप्लाई, उनको जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कर चुके होते हैं एलिजिबल डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट से अपनी पढ़ाई 2 साल की, उसके बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं इसके लिए। रेफ्यूजी क्लेमेंट्स को ओपन वर्क परमिट दे दिया जाता है। जिन्होंने स्पाउस ने शादी की है लेकिन उनके स्पाउस का PR अभी इन प्रोसेस है, उनको ओपन वर्क परमिट। तो इस तरह की चंद और कैटेगरीज भी हैं जिनको ओपन वर्क परमिट मिल जाता है कि यू आर फ्री टू चूज योर प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जॉब, पे ड्यूटी, सारी चीजें। ओके, तो दूसरा जी नहीं आप कंटिन्यू करें। और दूसरा है कि स्पेसिफिक या क्लोज वर्क परमिट, वो एम्प्लॉयर स्पेसिफिक होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले बताया कि LMIA है, उसमें एक स्पेसिफिक जॉब के साथ एक जॉब ऑफर अटैच थी, उस पे कोई बंदा हायर किया जाता है तो उनके वर्क परमिट पे लिखा होता है कि ये इस स्पेसिफिक एम्प्लॉयर के साथ इस स्पेसिफिक जॉब के लिए है। सो वो उससे मूव नहीं हो सकते। ओनली सिचुएशन जहाँ पे वो मूव कर सकते हैं अगर किसी तरह का अब्यूज़ वहाँ हो जाए। सो अगर आपके पास स्पेसिफिक वर्क परमिट है लेकिन आपके साथ कोई राइट्स वायलेट हो रहे हैं या किसी तरह का अब्यूज़ हो रहा है वर्क के राइट्स के लिए या वैसे भी, सो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एन ओपन वर्क परमिट के अंडर दीज आप प्रूफ और एलिजिबिलिटी की सारी चीज़ें दिखाएंगे कि मेरे साथ ये गलत चीज़ें, आई कैन नॉट स्टे विद द सेम एम्प्लॉयर फॉर डिफरेंट रीजंस, हियर आर द डॉक्यूमेंटेशन, और आप ओपन वर्क परमिट के लिए आपको वो स्विच कर देंगे। सो दैट्स वन ऑफ द केसेस वेयर इट इज eligible to move from close to open। तो मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाहूँगी एक क्वेश्चन जो कि मेरे माइंड में है, दिमाग में है, हो सकता है मेरे व्यूअर को भी हो, कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई पाकिस्तान से ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकता है? जी जी कर सकते हैं अप्लाई, और डिपेंड करता है। अच्छा। NOC
आपको बहुत क्लोज अटेंशन देनी होगी कि आप जो बंदा अप्लाई कर रहा है वो कौन से प्रोफेशन में है। अच्छा, NOC स्टैंड्स फॉर नेशनल ऑक्यूपेशनल कोड्स। अच्छा, सो OABCD। ओ है कि मैनेजमेंट पोजीशंस। सो अगर आपकी जॉब नाक ओ में आती है तो आप मैनेजमेंट पोजीशंस में उसका डिफरेंट क्राइटेरिया होगा। अच्छा, अच्छा, और अगर आप ए में हैं तो डिफरेंट होगा, बी में प्रोफेशनल्स तो वो डिफरेंट है, और इसी तरह सी और डी जो हैं वो फिर सेमी स्किल में आ जाते हैं, जिनमें इतनी ज़्यादा वो रिजिड पैरामीटर्स नहीं हैं आपके एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट की डॉक्यूमेंटेशन के। तो डिपेंड्स के कौन से, और आप अपने NOC को गौर से स्टडी करें और उसके मुताबिक देखें कि आपका प्रोफेशन कहाँ पे आता है। एक ज़रूरी चीज़ जो अभी लेटली आई है, रिसेंटली अनाउंस हुई थी कि नवंबर 2022 में कुछ चेंजेस अनाउंस कर दी हैं गवर्नमेंट ने NOC कोड्स में। सो NOC कोड्स जो हैं उनमें काफ़ी चेंजेस आएंगी। कुछ जो हैं वो अपनी कैटेगरीज, फॉर एग्जांपल बुचर्स का वो चेंज हो जाएगा, लॉन्ग हॉल ट्रक। बुचर्स मीन्स जो गोश्त काटते हैं, गोश्त काटते हैं, मीट कटर। मीट कटर तो बुचर्स की कैटेगरी NOC में इन अ डिफरेंट वो सेक्शन में है, वो चेंज होगी। लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर्स की भी वो स्किल में ले जाएंगे, सो उससे फ़ायदा होगा इन प्रोफेशंस का। लेकिन ये चेंजेस कंसिडरेबल हैं और बहुत नोटवर्दी हैं कि हम आगे जाते हुए देखें कि NOC के कौन सी चेंजेस नवंबर में इम्प्लीमेंट हो रही हैं, क्योंकि उसकी वजह से रिक्वायरमेंट और आपकी मेथड जो है अप्लाई करने का वो स्लाइटली चेंज होगा उसके मुताबिक। यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, किसी ने किया था कि मैं वहाँ पर ट्रक चलाता हूँ पाकिस्तान में, जी। तो और लेकिन वो उनको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती है, और मुझे ये भी आइडिया है कि कनाडा में ट्रक ड्राइवर मिलना भी थोड़ा मुश्किल होता है, जी। राइट, लेबर शॉर्टेज की वजह से। तो बिल्कुल। क्या वो अप्लाई कर सकते हैं इजीली? जी, ट्रक ड्राइवर्स के लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए अच्छा, और उस 12 इयर्स एजुकेशन चाहिए। सो अच्छा। पाकिस्तान के हिसाब से मैट्रिक प्लस 2 इयर्स। मैट्रिक प्लस सो 2 ये ईयर, और आइल्स जनरल चाहिए 5 का। अच्छा, उसके लिए आइल्स चाहिए? जी 5 का, ओह। क्योंकि उनके लिए ज़रूरी है कि वो बेसिक साइनेज, जब वो लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर्स हैं या सही। इवन सिटी के अंदर, तो क्योंकि मोस्टली चीज़ें इंग्लिश में हैं या फ्रेंच समझ में है गई। कनाडा में। सो इंग्लिश एलिजिबिलिटी इस केस में ज़रूरी होगी इन द प्रोविंसेस जिसमें इंग्लिश मेनली डील करते हैं हम, कि रोड साइनेज, बाकी डॉक्यूमेंटेशन, उन्होंने काफ़ी वो लॉग बुक्स भी फिल आउट करनी होती हैं, रूल्स बिल्कुल। रेगुलेशंस। अगर आप जब वो सामान पहुंचाने जा रहे होते हैं बिल्कुल। तो उनको पेपर वर्क करना पड़ता है। पिकअप का, डिलीवरी का, और इंटर प्रोविंशियल अगर आप जा रहे हैं तो आप शायद कनाडा के अंदर डिफरेंट प्रोविंसेस में, तो आपको पता हो कि रूल्स रेगुलेशंस कैसे क्या चेंज चीज़ हो है, रहे हैं। हाँ। कई दफ़ा कनाडा US के लिए लॉन्ग हॉल होते हैं तो उसकी और सिग्निफिकेंस है कि आपको बॉर्डर क्रॉस करना होगा, तो इसके लिए 5 एटलीस्ट चाहिए। जी। तो उसके लिए आप कह रहे हैं कि 5 आना चाहिए, जी। ज़रूरी नहीं कि आप 6 और 7 लेके आएं, जी, right? अगर जितना हायर हो वो तो वो आपके अच्छा लिए है, वो तो advantageous है। जी। अच्छी बात है, हाँ, जी, लेकिन कम से exactly। कम 5 होना चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक है, और एटलीस्ट मैट्रिक प्लस, यानी कि 12 जमातें जिसको हम लोग अपनी 12, जबान में जी। कहते हैं कि 12 ग्रेड तक वो पढ़ा होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, जी। थैंक यू सो मच रूबी। जी। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन है, क्या वर्क परमिट की डिफरेंट कंडीशंस या शराइत होती हैं? जी, कई दफ़ा ये डिपेंड करता है जब वर्क परमिट इशू हो रहा है तो कंडीशंस यही हो सकती हैं कि आपको एक स्पेसिफिक एम्प्लॉयर के साथ बाउंड किया जा सकता है या आपको एक जॉब के साथ बाउंड किया जा सकता है। और कई दफ़ा होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर रहे थे बिजनेस वीज़ा के थ्रू जो अगर वर्क परमिट मिला है तो उसकी अपनी कंडीशंस होंगी, कि आप जो है वो वर्क परमिट मिला है बट यू आर ओनली इन्वेस्टिंग टाइम एंड एफर्ट इन मेकिंग योर बिजनेस सक्सेसफुल, और उसके बाद वो आपका चेंज होगा। तो हर वर्क परमिट की स्पेसिफिक अगर कोई क्लॉज किसी वजह से लग गई है कंडीशन, तो यू हैव टू पे अटेंशन और अंडरस्टैंड करना एट द टाइम ऑफ इशुएंस बहुत ज़रूरी है कि ताकि आप उसको वायलेट ना करें। बट देयर आर सर्टन केस बाय केस बेसिस पे कभी कंडीशंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर दी जाती हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सी जॉब्स हैं जिनके लिए वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं होती?
जी, कई जैसे मैंने नॉक कोड में कहा कि एनओसी डी में चले जाएंगे, तो वो बिल्कुल सेमी क्लीनर्स में जैसे सेमी स्किल में चले जाते हैं कि क्लीनर्स के लिए या वो। तो आपने कहा कि किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती? वर्क परमिट की। जी, वर्क परमिट तो चाहिए। अच्छा, लेकिन चाहिए होती है। जी, अच्छा, वर्क अच्छा। जी, ये मैं बिल्कुल आप फ्रंट ये कहना ज़रूरी कि आपको कनाडा में काम करने के लिए कोई स्टेटस होना ज़रूरी है। अच्छा, अगर आप विजिट वीज़ा पे हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल टू वर्क, और आपको वर्क करने के लिए या आपको परमानेंट रेजिडेंट होना होगा या सिटीजन होना होगा, या आप लीगली अलाउड टू वर्क होंगे जो कि वर्क परमिट के थ्रू। सो ऐसी तो कोई जॉब नहीं कि वर्क परमिट नहीं चाहिए हो, नहीं चाहिए। लेकिन वर्क परमिट की डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं कि आपको उस जॉब के मुताबिक, जो मैं शुरू में कहने वाली थी कि सेमी स्किल्ड या बिल्कुल ही, उनके लिए आपके लिए रिक्वायरमेंट्स ईजियर होंगे, ईजियर वो पैरामीटर्स ईजियर होंगे कि आपको इजीली वो आप उसके लिए अप्लाई कर सकेंगे, इन द सेंस कि आपको प्रूव करना नहीं पड़ेगा इतना एक्सपीरियंस का, क्योंकि वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में लिया जाता है, उसके लिए प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आपके ज़हन में ऐसी कोई जॉब है, कोई एक भी जो आप? जी, क्लीनिंग सर्विसेज। अच्छा, क्लीनिंग सर्विस में। जी, अच्छा, एग्जैक्टली। अच्छा, हाँ। कई दफ़ा Yeah. फूड काउंटर की कुछ जॉब्स इसमें आ जाती हैं, हाँ। लेकिन मेनली क्लीनिंग और इस क्लीनिंग तरह में, की। क्यों वो तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देते हैं, तो हर कोई सीख जाता है जी वो। बिल्कुल, और अच्छा। इसको एनओसी डी में होता है, नॉक कोड डी में, कि इनके लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग के वो जुमरे में आ जाता है, तो देन पीपल कैन लर्न एज दे गो, दे कैन बी ट्रेन्ड बाय द एम्प्लॉयर व्हेन दे आर हायर्ड। ओके, जी, थैंक यू रूबी। अच्छा, उसके अलावा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके कौन से फैमिली मेम्बर्स आपके डिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उनके लिए वर्क वीज़ा का क्या प्रोसेस है? ये वर्क परमिट की वीज़ा की बात कर रही हूँ। जी। तो वर्क परमिट भी एक, ये भी ऑटोमेटिकली लोग सब हम समझते हैं कि अगर वर्क परमिट लग गया तो सारी फैमिली, साथ डिपेंडेंट्स जा सकेंगे। दैट्स आल्सो नॉट ट्रू, क्योंकि आपको देखना होगा कि आपको कौन सा वर्क परमिट मिला है। अगर आपको कौन से नॉक कोड में मिला है, अगर आपको सेमी स्किल्ड और इसका मिला, तो आपकी फैमिली आपके साथ एलिजिबल नहीं होगी वर्क परमिट साथ आने के लिए। सो इट डिपेंड्स कि कौन सी कैटेगरी में आप वर्क परमिट ले रहे हैं, और फिर आपके अलाउड हो सकते हैं कि नहीं। अब जैसे मैंने बताया था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो अपने स्टडी वीज़ा पे आए हैं, उनके स्पाउसेस वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अच्छा। अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने एक डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट DLI से पढ़ लिया है 2 साल, तो वो अपने लिए वर्क परमिट 3 साल तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो 2 से बियॉन्ड भी जा सकता है। और इस तरह की देयर आर कैनेडियन, हर कैटेगरी के अंदर there are sub clauses and things, so you have to be very careful। इसीलिए ये emphasize किया जाता है कि आप किसी knowledgeable consultant या lawyer के पास बिल्कुल उसकी तफसील लें, क्योंकि अगर आपके पास सारी information right नहीं होगी और आप उस process में चले गए, तो फिर वापस जाके उसको correct करना मुश्किल है, फिर पैसा भी वेस्ट होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो इससे बेटर है कि आप किसी एक्सपर्ट्स के साथ जाएं जो कि इस लाइन को जानता हो, जो। जी, एग्जैक्टली। और एक और मैं अनफॉर्चुनेटली आजकल ऐसा हो रहा है, जो कि मुझे काफ़ी लोग मैसेजेस भी भेजते हैं और देखने में आता है कि आउटसाइड ऑफ कनाडा, क्योंकि ये रेगुलेटेड नहीं है, लाइसेंस के बगैर लोग कोई भी किसी को एडवाइस इमिग्रेशन रिलेटेड दे सकता है। और वर्क परमिट ऐसी कैटेगरी है कि बहुत से लोग वर्क फोर्स आउटसाइड एशिया में स्पेशली इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन कमिंग टू कनाडा वर्क के लिए, तो वो टेकन एडवांटेज हो जाते हैं, इन द सेंस के वेयर लोग उनको वर्क परमिट प्रिंटेड दिखा रहे हैं कि ये हम वीज़े लेकर आए हुए हैं और आप इतने लाख दे दें, और ऐसे। आई वुड कॉशन कि ऐसी चीज़ों में जंप करने से पहले, पैसा देने से पहले, प्लीज़ अपनी कंप्लीट ड्यू डिलिजेंस कीजिए, क्योंकि दिस इज़ ऐसा स्कैम है जो कि बहुत प्रेवलेंट है, और लोगों के कईयों के केसेस होते ही नहीं है, इट्स ऑल फ्रॉडुलेंट। कुछ के केसेस वो बॉश्ड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, और फिर उसको करेक्ट करने में फ्रस्ट्रेशन, पैसा, कमाई, मेहनत, टाइम, एग्जैक्टली। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वर्क परमिट
स्पेशली अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, आपको हेल्प चाहिए होगी। आप पूरे रूल्स और रेगुलेशंस जो जानता हो, जो एक्सपीरियंस हो, उसी कंसल्टेंट के पास जाएं और उनसे पूछें कि मुझे आप LMIA की जॉब ऑफर के अगेंस्ट दे रहे हैं, मैं ओपन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। आस्क ऑल द बेसिक ऑल क्वेश्चन और उसके बाद अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद उनके साथ काम करें। और RCIC इसीलिए एम्फेसाइज किया जाता है कि कनाडा में जो भी RCIC हैं अंडर वो एक्सट्रीम स्क्रूटनी होते हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, और बाहर जो लोग बैठे हुए हैं उनके आप अकाउंटेबिलिटी होल्ड नहीं कर सकेंगे उनको। सो मैं बार बार एम्फेसाइज करती हूँ, इसीलिए इट्स नॉट नेसेसरी कि आप मेरे साथ ही आएँ, लेकिन बहुत से RCIC हैं जो कि अप्रूव लाइसेंस कंसल्टेंट्स हैं, लेकिन प्लीज़ उन्हीं के पास जाइए जिनके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज है। थैंक यू। वैसे भी आप ऐसे ये इस टाइप की हेल्प अगर ऐसे इंसान से लेंगे जिसको बिल्कुल पता भी नहीं हो, जो जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं हो, जानता नहीं हो, तो उसके पास फिर टाइम भी वेस्ट करना और फिर अपना पैसा भी वेस्ट करना, बिल्कुल ऐसा, और बहुत अफसोस होता है जब कुछ केसेस ऐसे देखने में मिलते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। Exactly. और मेरा एक और क्वेश्चन है कि वर्क वीज़ा के लिए, वर्क परमिट के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या है? जी, प्रोसेस एज आई सेड कि आपको आई वुड सजेस्ट कि क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में से आपको गुजरना होता है, डॉक्यूमेंटेशन आपने प्रोवाइड करनी है, आप किसी सर्टिफाइड RCIC से रब्ता करें और उससे पहले अपने डॉक्यूमेंटेशन सारी प्रिपेयर रखें। आपको पता है आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए ही होगी, वो आप एक्रेडिटेड जो बेस्ट है दूसरे लोगों सारे वेबसाइट IRCC के वेबसाइट पे है कि आप कैसे अपनी इक्वलेंसी एजुकेशन की करा के रख सकते हैं। अगर आप उस ऑक्यूपेशन में आ रहे हैं जिसमें आइल्स चाहिए तो आप उसको आइल्स करके रखें टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। आप अपने एम्प्लॉयमेंट का लेटर फिलहाल वाला भी लें और आप ये भी प्रूफ दे सकते हो लेजिटिमेट डॉक्यूमेंटेशन से कि आपने कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस आपका उस फील्ड में है। सो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। ये आप होमवर्क इससे आप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप एडवाइस और गाइडेंस लें कि आपके लिए वर्क परमिट का कौन सा रूट बेहतर है, आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। आप शायद अगर आप स्किल्ड हैं तो मे बी वर्क परमिट माइट नॉट बी द बेस्ट वे, मे बी आप स्किल्ड कैटेगरी PR वाली में चले जाएं अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू। सो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं कनाडा में आके सेटल होने और वर्क करने के लिए साइमल्टेनियसली। वर्क परमिट इज वन राउट बट देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल। आपके केस, आपके प्रोफाइल, आपके कॉन्टेक्स्ट और रियलिटी के बेस के ऊपर एक अच्छा कंसल्टेंट आपको एवेलुएट करके आपको ऑप्शंस बताएगा एंड देन वॉक यू थ्रू द प्रोसेस। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप एजुकेटेड हैं, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर साइंस में हैं, इंजीनियर हैं, तो यानी कि ऐसे काफ़ी तरीके हैं कि जिसकी बिना पर आप यहाँ के वर्क करके और राइट अवे आपको PR भी मिल सकता है। जी बिल्कुल। तो उसका मतलब है तो आप राइट पर्सन के जाएं, उनके पास जाएं, उनसे एडवाइस लें, तो ये बेटर है कि वो आपको सही एडवाइस करेगा, राइट? जी एग्जैक्टली। क्योंकि मे बी जैसे आप कह रही हैं प्रोफेशनल्स जिनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी हों और दे आर एबल टू डू IELTS 7 एंड बियॉन्ड, क्योंकि 777-8 इज द स्कोर दैट्स लुक्ड एट कि अगर आप एक्सप्रेस एंट्री में अपना वो कॉम्प्रिहेंसिव स्कोरिंग देख लेते हैं, खुद कर लेते हैं या थ्रू अ कंसल्टेंट, और आप उस कैटेगरी में एलिजिबल हैं, आपका हाई स्कोर है, तो देन व्हाई टू गो थ्रू वर्क परमिट विच माइट बी अ लॉन्गर रूट फॉर यू, क्योंकि टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट मिलेगा आपको। व्हाई नॉट टू गो इन परमानेंट रेजिडेंसी? सो ऑल दीज डिफरेंट ऑप्शंस एवेलुएट करने के लिए आई थिंक इनफ होमवर्क और ड्यू डिलिजेंस पहले स्टार्ट करने से इट गोज अ लॉन्ग वे। आपके लिए स्मूदर हो जाएगी ओवरऑल राइड, फ्रस्ट्रेशन फ्री हो जाएंगे कम अज कम। थैंक यू रूबी, थैंक यू सो मच। अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मैंने जो क्वेश्चन किए, जो मेरे पास थे क्वेश्चन, जो मैंने ऑनलाइन सर्च किए थे वर्क परमिट के सिलसिले में या वर्क वीज़ा के, और कुछ मैं देखती हूँ कि काफ़ी व्यूअर्स मेरे पूछते हैं, तो वो तो मैं बना के आई थी क्वेश्चन जो मेन जो आस्क क्वेश्चन है। लेकिन इसके अलावा आप अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से कुछ आप एडवाइस और भी आपके जहन में है, आप देना चाहेंगी इनको कि इनके लिए और भी इजी हो जाए? या जी मेन एडवाइस मेरी यही होगी कि आप
ग्लैमर वाली राइट अवे वाली गारंटीड चीज़ों में राइट अवे मेस्मराइज ना हो, दैट वुड बी वन टिप विच ओवर एंड ओवर अगेन किसी भी कैटेगरी के लिए मैं बार बार जब भी किसी से बात भी करती हूँ तो कहती हूँ कि आपको बहुत से लोग बताएंगे कि गारंटीड है, डन डील करें. सो दीज आर द वर्ड्स विच आर रेड फ्लैग टू मी. अगर आप किसी से सुनते हैं, क्योंकि गारंटी हम सारे RCIC एक्सपीरियंस भी हैं, मेरे बहुत से कॉलीग्स यहाँ पे एडमिंटन में अक्रॉस कैनेडा काम कर रहे हैं और मच लॉन्गर 15-20 ईयर्स, बट नोबडी कैन से कि हम गारंटी दे सकते हैं आपको वर्क परमिट की या किसी भी वीज़ा की. क्योंकि व्हाट वी कैन गारंटी इज़ कि हम आपको बेहतरीन अपनी एबिलिटी के मुताबिक राइट नॉलेज देंगे, आपको राइट गाइडेंस दे सकते हैं, एंड वी कैन अश्योर कि वी बेस्ड ऑन ऑल योर क्रेडेंशियल्स वी कैन प्रेजेंट द बेस्ट केस पॉसिबल. और बेस्ट केस पॉसिबल से आपकी लाइकलीहुड हाई हो जाएगी आपके केस को अप्रूव करने की, लेकिन देर आर नेवर एनी गारंटीज. दैट्स वन थिंग आई वांट टू से, क्योंकि आई नो इतना बड़ा ये लाइफ चेंजिंग डिसीजन है और लाइफ चेंजिंग इसमें इन्वेस्टमेंट भी होती है. तो आई नो पीपल आर वांटिंग टू गो और दे आर शॉपिंग अराउंड सो टू से. तो उसमें ये होता है कि हमेशा वो चाहते हैं कि जो कोई ज़्यादा हमें यकीन दहानी करा रहा है उसकी तरफ, लेकिन प्लीज़ अपना उसमें अपनी ड्यू डिलिजेंस अपने तौर पे करके, मे बी इट टेक्स लॉन्गर वे, लेकिन आपकी तसल्ली जहाँ पे हो कि ये बंदा आपको राइट गाइडेंस दे रहे हैं एंड दे आर डॉक्यूमेंटेड एंड लीगली बाउंड टू प्रोवाइड यू विद दैट इंफॉर्मेशन, दैट वुड बी द ओवरऑल टिप. ओवरऑल वर्क परमिट के लिए जनरली अगर आप काम कर रहे हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अपने सारे क्रेडेंशियल्स ऑनेस्टली जेन्युइनली शेयर करें, जो भी आपको इस बात पे एक्सपर्ट लेके चलेगा, और गो फ्रॉम देयर. दैट्स द मेन स्टार्टिंग पॉइंट. क्योंकि मैंने एक दो मेरे ऐसे भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे ये भी कहा कि हमने किसी से हेल्प ली थी, उसने कहा कि आप ऐसा करें, आप इस तरीके से आप करें, तो और फिर हमने बहुत सारा पैसा भी उसमें हमारा चला गया और टाइम भी गया. व्यूअर्स को ये चाहिए कि अगेन के भाई हर किसी के कहने पे कि उसने ऐसा कहा तो आपने कर दिया, तो फिर इससे ये होगा कि आप अपना टाइम भी ख़राब करेंगे और आप अपना पैसा भी ख़राब करेंगे. जी बिल्कुल. राइट. थैंक यू सो मच रूबी. मुझे उम्मीद है कि मेरे व्यूअर्स को ये समझ में आया होगा. आपने इतनी अच्छी एडवाइस भी दी, अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी बताए कि वो किस तरीके से क्या कर सकते हैं विजिट वीज़ा पे, वर्क परमिट पे या वर्क वीज़ा पे. तो आप अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, हालांकि मैंने वीडियो के स्टार्ट में उनको समझाया था कि आप क्या तरीका है, लेकिन आप भी थोड़ी एडवाइस देंगे कि भाई आपसे वो किस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं. जी आई थिंक बेस्ट तरीका तो बिजनेस व्हाट्सएप पे है. सो व्हाट्सएप का नंबर और मेरा नंबर जो है, देयर आर 2 नंबर्स, एक 7806192740. ये कनेडियन नंबर है, तो इससे पहले अगर आउटसाइड ऑफ कनाडा से मैसेज या कॉल करें तो 001. सो बेस्ट होगा कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें और आप उसमें बेसिक लिख दें कि आई एम सो एंड सो लोकेटेड एट सच प्लेस और आई एम इंटरेस्टेड, जिस टाइप ऑफ वीज़ा में भी या इमिग्रेशन में आप इंटरेस्टेड हों, और आप उसके बाद आप जो आपका क्वेश्चन हो या आप इंक्वायरी कर रहे हैं कि आपने अप्लाई करना है, वो बेसिक अगर आप मैसेज भेज दें तो उसके बाद वील रिस्पॉन्ड. और दूसरा बात ये कि आप वॉइस मैसेज भी वहाँ पे छोड़ सकते हैं, वॉइस नोट. आई थिंक समटाइम्स इट्स ईजियर टू डिस्क्राइब, लेकिन व्हाट्सएप में वॉइस नोट छोड़ दें. और जैसे हमने कहा सिराज के कॉल्स आती हैं, कॉल्स काफ़ी सारी आती हैं. मेरे एक तो पर्सनल व्हाट्सएप भी है और एक बिजनेस वाला भी है, दोनों पे, लेकिन आई एम अनेबल टू टेक ऑल द कॉल्स. और उससे फिर नेगेटिव भी इम्प्रेशन जाता होगा. बिल्कुल. और आपने जैसे कहा हमारा 12 आवर्स का डिफरेंस भी है टाइम का. एग्जैक्टली. एंड आल्सो वी हैव अदर जॉब्स एंड अदर थिंग्स एंड स्टफ, वी आर नॉट एबल टू पिक अप द फोन. और अनफॉर्चुनेटली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे कि कुछ कॉल्स वैसे भी आ जाती हैं जो लोग आपका नंबर लेके मे बी दे आर वांटिंग टू गेट नॉट इमिग्रेशन रिलेटेड अदर इंफॉर्मेशन. सो प्लीज ओनली राब्ता कीजिए अगर आपको प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए इमिग्रेशन, वीज़ाज और इसके रिलेटेड. और दूसरी बात एक और ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह देयर हैज़ बीन सो मच रिस्पॉन्स, overwhelming response के I am delayed in responding.
तो मेरे साथ 2 स्टाफ भी हैं और वी गो थ्रू, आपको इनिशियल मैसेज आएगा लेकिन उसके बाद ये भी मैसेज आएगा कि प्लीज़ बी पेशेंट, हम आपको आपके मुताबिक राइट कैटेगरी लेके आई विल पर्सनली देन कॉल यू इफ़ आई नीड फर्दर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बात करने से ही बात आगे बढ़ेगी। लेकिन आपको मैं अपने राइट टाइम में आपसे पूछ के कॉल बैक भी करूँगी, फर्दर इन्फो जो चाहिए होगी वो आपसे ले लेंगे। सो व्हाट्सएप इज़ द बेस्ट वे, या तो 7806192740 या 7809001342, ये दोनों नंबर है। ठीक है जी अच्छा, और आपका ये मैं कार्ड भी इनको शेयर कर लूँगी जिसमें आपका ईमेल वगैरह लिखा हुआ है। जी ठीक। और बस मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप एज अ इमिग्रेशन कंसल्टेंट जी आप किन किन चीज़ों में इनको हेल्प कर सकते हो? जी, all types of different immigration categories. So visit visas, सुपर वीज़ा जो कि पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए होता है, LMIA प्रोसेस करवा सकते हैं फॉर एम्प्लॉयर्स जो कनाडा के अंदर हैं, और फिर रिलेटेड वर्क परमिट एप्लीकेशंस इनसाइड या आउटसाइड कनाडा से, और इसके अलावा स्पाउसल PR रिलेटेड ऑल एप्लीकेशंस, स्किल और दूसरे जो एक्सप्रेस एंट्री में है उसमें, सो PR की ऑल्सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स। और ऑल्सो आई हैव डन रेफ्यूजी के केसेस एज वेल, और उनके साथ hearings में जाना और सारा, so refugee related claims as well. So there is a lot of different options and categories, और alhamdulillah have done all of them, and inshallah जिन में experience और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, these are the main ones. तो यानी कि आपने रेफ्यूजी को भी हेल्प किया है? जी बिल्कुल, कर चुके हैं आप? बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट रूबी कि आपने इतना Thank you. टाइम दिया हमारे व्यूअर्स के लिए। और इंशाल्लाह आई होप कि आपकी हमारी आज की जो वीडियो है वो उनको जी। ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। I really hope so, और thank you so much सिराज, you are always कम्युनिटी में जाके आप हमारा आवाज़ और वर्ड जो है वो दूसरों तक पहुंचा रहे हैं और खिदमत खल्क जो कर रहे हैं, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जज़ाकल्लाह।